दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं द प्रिंट की एक खास सीरीज पेज टर्नर। हर हफ्ते किसी नई किताब की ज़रूरी किस्सों वाली सीरीज। इस एपिसोड की किताब है अंडर कवर माई जर्नी इनटू द डार्कनेस ऑफ हिंदुत्व। लिखा है 15 साल तक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर चुके आशीष खेतान ने। अभी वकील हैं, साल 2014 से 18 के बीच में आम आदमी पार्टी के साथ भी काम कर चुके हैं। इस किताब को छापा है अमेज़न के वेस्टलैंड प्रकाशन ने। 300 पन्नों की इस किताब में कुल 16 चैप्टर हैं। ये चैप्टर नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ बड़े घटनाक्रमों का डॉक्यूमेंटेशन है, जिसे खेतान ने हिंदुत्व के राइज का नाम दिया है। जिस दौर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग्स के बारे में ये किताब बात करती है, वो ये दौर था जब न्यूज मैगजीन्स के फ्रंट कवर देश में सामाजिक और राजनीतिक बड़ी बहसों को खड़ा करते थे। हर चैप्टर रिपोर्टिंग के दौरान के बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताता है कि कैसे एक रिपोर्टर हिंदूवादी नेताओं के बीच एक नकली पहचान के साथ गया और गुजरात दंगों के दौरान हुए बलात्कार और हत्याओं की कहानियां सुनी। इस किताब में आरोपियों के कन्फेशन सुनकर किसी भी आम आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जब आरोपी बताते हैं कि कैसे उन्होंने गुलबर्ग सोसाइटी के कांग्रेसी नेता एहसान जाफरी को बाहर निकाला, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और आग के हवाले कर दिया। खेतान लिखते हैं कि वो साल 2004, 2007 और 2010 में 3 बार गुजरात में अंडर कवर असाइनमेंट्स कवर करने गए थे। 2004 में वो आरएसएस से जुड़े एक परिवार के पीयूष अग्रवाल की नकली पहचान धारण करके हिंदूवादी संगठनों से मिले, और दूसरी तरफ रिसर्च स्कॉलर प्रणय लायल बनकर उन्होंने गुजरात दंगों और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के पीड़ित परिवारों के इंटरव्यू भी किए। इस किताब की शुरुआत में हाल ही में हुए दिल्ली दंगों का रेफरेंस भी दिया गया है। साल 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करना शुरू किया गया था, तब से ही सोशल मीडिया पर 2002 के दंगों, स्टेट मशीनरी लगाकर एक महिला की हुई जासूसी और मुस्लिम क्रिमिनल्स को आतंकवादी बताते हुए किए गए गुजरात पुलिस के एनकाउंटर्स पर लगातार बातचीत हुई है। अगर आप इन सभी घटनाक्रमों के बारे में पहले से ही काफी कुछ जान गए हैं, तो हो सकता है कि आपको इस किताब में लिखी बातें दोहराई गई हुई भी लग सकती हैं। बेस्ट बेकरी केस और जाहिरा के बार बार बदलते बयान। किताब में बताया गया है कि 1 मार्च 2002 की शाम के 8 बजे थे। जाहिरा अपनी माँ, अंकल के परिवार, 2 बहनों, 4 भाइयों और एक भाभी के साथ साथ बेस्ट बेकरी दुकान में काम करने वाले यूपी के मजदूरों के साथ घर में थी। कुल मिलाकर घर में 20 लोग इकट्ठा थे। हिंदू भीड़ हथियारों के साथ साथ मुसलमान विरोधी नारे लगाते हुए वहां खड़ी थी। कुछ लोग छत पर भाग गए और जो लोग नहीं भाग पाए वो बिल्डिंग के पहले माले पर ही ठहर गए। हिंदूवादी भीड़ ने बेकरी से सबसे पहले चीनी, आटे और बाकी सामान को अपने 3 व्हीलर्स में डालकर दुकान का सफाया किया। उसके बाद पेट्रोल और डीजल फेंकने लगी। घर के भीतर छुपे लोग पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन करते रहे। ये भीड़ लगभग 15 घंटे तक वहीं डटी रही। उसके बाद 2 लोगों को पहले माले से निकालकर भीड़ ने तलवार से काटा और आग के हवाले कर दिया। बिल्डिंग में आग भी लगा दी गई। इसी आग में 4 बच्चे और 3 औरतें झुलसकर मर गए। जाहिरा ने पुलिस को बताया था कि भीड़ में आग लगाने वाले जो लोग थे, उनमें से वो कुछ को पहचानती थी। उनके नाम थे जयंती, संजय और संतोष। इन सबको वो कहती हैं कि चाचा और मामा बुलाया करती थी। इस केस में ड्रामेटिक मोड़ तब आया जब जाहिरा ने 17 मई 2003 को वडोदरा ट्रायल कोर्ट में आरोपियों को पहचानने से मना कर दिया। उसके बाद वडोदरा ट्रायल कोर्ट ने 1 महीने के बाद 21 आरोपियों को बरी कर दिया। इस घटना के 2 हफ्ते ही हुए थे कि अचानक जाहिरा सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सेटलवाड के साथ मुंबई में दिखी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें चंद्रकांत बाबू श्रीवास्तव ने धमकी दी थी कि वो अगर अपने बयानों से नहीं पलटती हैं तो उनको मरवा दिया जाएगा। जाहिरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 12 अप्रैल 2004 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की ट्रायल महाराष्ट्र में शुरू करवाने का आदेश दिया। 3 नवंबर को मुंबई ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने के 1 दिन पहले ही जाहिरा गुजरात पहुंच गई थी और उन्होंने अपने बयान से फिर बदलते हुए कहा था कि उन्हें सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट ने बंधक बना लिया था और हिंदुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए बाध्य किया था। 21 दिसंबर 2004 को जाहिरा ने मुंबई कोर्ट के सामने कहा था कि उसने किसी भी आरोपी को उस दिन दंगे करते हुए नहीं देखा था। इस पूरे मामले पर तहलका ने एक बड़ी स्टोरी छापी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बिठाई। उसके पहले की और उसके बाद की कहानी लेखक से जानते हैं। अब ब्रीफ ये था कि तहलका जब ये ज़हीरा शेख दूसरी बार पलटी तो उसके पीछे का सच क्या है। अब ज़हीरा शेख नदारत थी, सीन पे नहीं थी, किसी को नहीं पता था वो कहाँ थी।
सरकार कह रही थी कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। सबका शक मधु श्रीवास्तव और बत्थू श्रीवास्तव, दो भाई, दोनों मसल मैन, बड़ौदा के तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी उनके खिलाफ, तो शक उनके ऊपर। लेकिन अगर आप उनसे प्रेस वाले जाके बात करेंगे तो वो कहते थे कि मेरा भी कोई लेना देना नहीं है इससे। तो ये कोशिश करी कैसे उस सर्कल में इन्फिल्ट्रेट किया जाए। तो पहली कोशिश तो जो मैंने किताब में लिखी कि मैं जब बहुत ही निराश और हताश हो गया तो मैं एक दिन सीधे बत्थू श्रीवास्तव के घर पहुंच गया और मैंने कहा कि मैं मुझे दिल्ली से भेजा गया है झंडेवाला से, और मुझे मधु श्रीवास्तव को एक मैसेज देना है कि जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो सतर्क रहे। तो मुझे निसार बापू मिल गया और निसार बापू को मदद की ज़रूरत थी। निसार बापू को अपने बेटे को जेल से बाहर लाना था। तो मैंने उनको अपनी दूसरी आइडेंटिटी बताई। मैंने कहा कि मैं NGOs के साथ काम करता हूँ, ह्यूमन राइट की फील्ड में काम करता हूँ और मैं आपकी मदद करूँगा, लेकिन मुझे ये सच जानना है ज़हीरा का। तो बोले अच्छा, ज़हीरा का सच जानना है, उसको तो मधु ने पैसे दिए हैं। मैंने आपको कैसे पता? बोले मधु ने मुझे खुद बताया कि उसने पैसे दिए हैं, वो कुछ 18 लाख रुपए कुछ पैसे दिए हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं ये बात मधु के मुझ से सुनना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबके पास ले चलूंगा, तुम खाली चुपचाप बैठे रहना, मैं बात करूंगा और तुम खाली सुनना। और फिर वो होता गया, वो मुझे मधु के पास ले गए, वो मुझे बत्थू के पास ले गए, और एक जो लॉयर थे जो बिचौलिए का काम कर रहे थे उनके पास ले गए। एक NGO थी वो बिचौलिए का काम कर रही थी। तो वो सब कैमरे पर आ गए और वो मधु ने उनको बताया कि मतलब निसार बाबू को बताया कि इतने से बात शुरू हुई और इतने पे ख़त्म हुई और इतने पैसे दिए गए। फिर वही बात बत्थू ने रिपीट करी। अब मेरे लिए समस्या ये थी कि मैं बत्थू से पहले ही मिल चुका था एक बार। ज़ाहिरा अपना बयान उन्होंने पहले कोर्ट के सामने अपनी गवाही बदली, फिर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जब तीस्ता सेतलवाद के साथ, तब उन्होंने अपनी कहा कि नहीं, मैं कोर्ट में मुझे डराया गया इसलिए मैंने कोर्ट में झूठ बोला, सच ये है कि मैंने सबको देखा था। उसके बाद उन्होंने तीसरी बार गवाही बदली, फिर वापस गई वो और अहमदाबाद, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, जो मैंने शुरुआत में कोर्ट में कहा था वही सच है कि मैंने किसी को नहीं देखा। तो वो 3 बार अपनी गवाही बदल चुकी थी। तो जब ये स्टोरी छपी तो बहुत, जैसे मैंने बताया कि बड़ी खबर बन गई, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, अपने रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। उन्होंने CBI की मदद ली, उन्होंने दिल्ली पुलिस की मदद ली, उन्होंने इनकम टैक्स की मदद ली, उन्होंने CFSL की मदद ली। सारे टेप्स को एग्जामिन किया गया, वॉइस सैंपल्स लेने की कोशिश की गई, बहुत सारे लोगों ने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में कमेटी ने ये पाया कि जो मैंने लिखा था वो सच है और ज़हीरा को पैसे दिए गए। और आगे जांच की बात कही गई, लेकिन जांच फिर ऐसे ही लटक गई और कुछ हुआ नहीं। ये ज़रूर हुआ कि ज़हीरा, जो सही माने में विक्टिम तो थी ही, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स की जान को गंवाया था, उनके रिश्तेदारों की मौत हुई थी और वही जेल चली गई परजरी के चार्ज पर। 2 फरवरी 2018 को 37 साल का एक युवक महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी के VC ऑफिस में घुसता है। उसके पास एक पेट्रोल का बॉटल होता है, एक टॉय गन होती है और एक मैच बॉक्स होता है। उसने क्लर्क से कहा कि मुझे VC से मिलना है। क्लर्क ने उसे खाली पेज दिया और कहा कि बाहर जाओ, एप्लीकेशन लिखो और फिर हमें ला कर दो, हम VC तक आपकी बात पहुंचाएंगे। इस बात पर युवक ने पेट्रोल निकाला और खाली पड़े फर्नीचर पर फेंक दिया। आग की लपटों ने पूरे VC ऑफिस को काला कर दिया। किसी की जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये किस्सा किस युवक का है, उसने एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखनी चाहिए, ये भी हम लेखक से जानते हैं। 2007 में मई के महीने में एक घटना हुई MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, खास करके वहाँ पे जो आर्ट्स डिपार्टमेंट है वो बहुत ही प्रख्यात है और वहाँ से बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं जिन्होंने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया। तो एक लड़का चंद्रमोहन, गरीब लड़का, वो कुछ पेंटिंग्स बनाता है और वो पेंटिंग्स इंटरनल असेसमेंट के लिए डिस्प्ले पे रखी जाती हैं। लेकिन कुछ फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स यूनिवर्सिटी में आते हैं और उन पेंटिंग्स को
फाड़ देते हैं और वैंडलिज्म करते हैं और चंद्रमोहन की भी पिटाई करते हैं। और फिर पुलिस आ जाती है फौरन और चंद्रमोहन को पुलिस स्टेशन ले जाती है। उसके खिलाफ चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं जो चार्जेस लगते हैं कि दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाने की कोशिश और शांति भंग करने की कोशिश, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने की कोशिश। ये जो चार्जेस हैं वो चार्जेस लगाए गए उसके ऊपर और उसको जेल में डाल दिया गया। अब ये उस समय बहुत बड़ी घटना बन गई थी, ये भी खबर थी, तो मैं उस खबर की जांच करने गया। उस समय चंद्रमोहन तो मिले नहीं, लेकिन चंद्रमोहन के ऊपर मैंने चैप्टर इसलिए लिखा कि चंद्रमोहन एक आर्टिस्ट, एक गरीब लड़का जो एक बहुत ही गरीब परिवार से आता है, पिछड़ी कास्ट का लड़का है, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपनी प्रतिभा से स्कॉलरशिप लेते 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 वो बड़ौदा यूनिवर्सिटी पहुंचता है और मास्टर्स डिग्री में उसका एडमिशन होता है और अच्छा आर्टिस्ट माना जाता है। कुछ पेंटिंग्स, क्योंकि हमारे संस्कृति में, हमारी सिविलाइजेशन में, हमारे कल्चर में ये हमेशा से एक ट्रेडिशन रही है। पेंटिंग्स में आर्टिस्टिक फ्रीडम होती है, पेंटिंग्स बनाई गई हैं, न्यूड पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं। तो उसने वैसा ही कुछ बनाया, लेकिन उसको जेल में डाल दिया गया। जेल में ना सिर्फ डाला गया, उसको कभी उसकी डिग्री नहीं दी गई। उसने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस किए, पिटिशंस फाइल करी, कोर्ट में भी गया, उसको उसकी डिग्री नहीं दी गई और उसका करियर चौपट हो गया। गुलबर्ग सोसाइटी और एहसान जाफरी की हत्या। खेतान ने गुलबर्ग सोसाइटी केस में 3 आरोपियों को अपने जुर्म का कन्फेशन करते हुए रिकॉर्ड किया था। ये 3 लोग थे मंगीलाल जैन, प्रहलाद राजू और मदन लाल। इस केस की रिपोर्टिंग को एक्सपोज किस तरह से किया गया, आरोपियों ने एहसान जाफरी की हत्या की डिटेलिंग जो बताई वो क्या थी, लेखक से ही जानते हैं। जो गुलबर्ग सोसाइटी में मैसेकर हुआ था, करीब वहाँ पे 60 के करीब लोग मारे गए थे, जिसमें एहसान जाफरी भी थे। वो गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं थी मेरे लिए। और एहसान जाफरी कैसे मारे गए इसका कोई गवाह नहीं था, पुलिस के रिकॉर्ड पे कोई गवाह नहीं था कि एहसान जाफरी कैसे मारे गए, क्योंकि उनकी बॉडी कभी नहीं मिली। बाबू बजरंगी से मैंने कहा कि आप मुझे गुलबर्ग सोसाइटी के एक्यूज से मिलवाइए। मैं उनकी बात जानना चाहता हूँ कि उनको फार राइट हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने कितनी मदद करी, क्योंकि एक 2007 में करीब करीब सारे एक्यूज्ड बेल पर बाहर आ चुके थे, लेकिन मुकदमे चल रहे थे और मुकदमों को लेकर सबकी थोड़ी थोड़ी ग्रीवांस थी। एक्यूज को, खास करके जो ये फुट सोल्जर्स थे, उनकी ग्रीवांस थी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस से कि उन्होंने जितनी मदद प्रॉमिस करी थी उतनी मिली नहीं। तो उन्होंने मेरी मीटिंग फिक्स करी, मैं मिलने गया। मीटिंग एक बड़े वीएचपी पदाधिकारी के घर पर हुई, जो लोकल पदाधिकारी थे। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन चलते चलते मैंने एक एक्यूज्ड का फोन नंबर ले लिया। मैंने कहा मैं अभी आपको फ़ोन करूँगा। मैंने बाहर निकल के टैक्सी से उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप, ऐसा है कि मैं आपकी बात ठीक से समझना चाहता हूँ, आप बाकी लोगों को लेकर मेरे होटल पे आ जाइए। होटल का पता, वो आधे घंटे में आ गए। और फिर मैंने उनसे वहाँ पर बात करी कि मैंने कहा आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ, आप कैसे पहुँचे गुलबर्ग सोसाइटी में और क्या हुआ पूरे दिन, कौन कौन थे वहाँ पर। और उन्होंने सब कुछ बताया और उन्होंने एहसान जाफरी के बारे में भी बताया कि कैसे उनकी हत्या। कोर्ट को मैंने बताया कि कैसे इन 3 एक्यूज ने मुझे कहा कि सुबह से ही मोबिलाइजेशन वहाँ पर वीएचपी के लोग करने लगे और वहाँ हथियार बांटे गए। कुछ लोग बाहर से आए, जिसमें कुछ वीएचपी के पदाधिकारी थे। उन्होंने मॉब को तैयार किया और प्रोवोक किया जी। और गुलबर्ग सोसाइटी को घेरा गया क्योंकि वो मुस्लिम सोसाइटी थी। और धीरे धीरे मॉब बढ़ती गई। पुलिस ने पूरा साथ दिया, पूरे दिन पुलिस साथ मॉब का एक तरीके से साथ देती गई, अनदेखा करती रही। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस चाहती तो ये गुलबर्ग सोसाइटी का कांड नहीं होता, लेकिन
लोग तैयार थे और बहुत जोश था लोगों में और नारे लग रहे थे, वैसे ही नारे जैसे आपने अभी दिल्ली में देखे दंगों में, वैसे उसी तरह के नारे लगे। और फाइनली एहसान जाफरी को करीब 2 बजे के आसपास भीड़ नीचे ले आई और पहले उनके हाथ पैर काटे गए और फिर उनको आग लगा दी गई और ऐसा बाकी लोगों के साथ भी हुआ। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया तो आप हमें सब्सक्राइब करें, द प्रिंट को सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें और अगले एपिसोड के लिए हमें किस किताब का चयन करना चाहिए, आप हमें किसी नई किताब का सुझाव भी ज़रूर दें। मैं ज्योति यादव, द प्रिंट।